नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिस सेशन को शुरुआत में देखने पर तो ये लगेगा कि ये बहुत फायदे की चीज है, लेकिन इसका विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत ने हाल ही में $100 बिलियन का ईएफटीए एग्रीमेंट किया है। ईएफटीए कंट्रीज के साथ टेपा एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट क्या है, किस तरह से कार्य करेगा, क्या इसके इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, भारत को लाभ होगा या हानि होगा, ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बात की चर्चा को मैं इसलिए शुरू करते समय घड़ी से जोड़ रहा हूं क्योंकि इन दिनों सुर्खी में घड़ी बहुत ज्यादा रही है। अनंत की और अभी जो इनकी अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग शूट हुई थी, प्री वेडिंग का जो फंक्शन हुआ था जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई थी, उस सेलिब्रिटीज के दौर में एक बहुत ज्यादा चर्चित घड़ी रही थी। अगर आपने देखा हो ना, तो अनंत की जो शुरुआत शादी के फंक्शन की, शादी नहीं हुई है, ये शादी से पहले का महोत्सव था, और उस दौरान अनंत अंबानी ने जो घड़ी पहनी थी उसको मार्क जकरबर्ग और उनकी वाइफ देखकर अचंभित हुए थे और इसका वीडियो वायरल हुआ था। अनंत अंबानी एक घड़ी पहने हुए हैं। मैं केवल कंटेक्स्ट को रिलेट करने के लिए, सो दैट आप इस बात को समझ पाएं कि ये जो मुद्दा है ये किस तरीके से बिल्ट हो रहा है और किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ना अनंत अंबानी ने एक घड़ी पहनी हुई है जिसको लेकर के बड़े क्यूरियस होकर के ये लोग बातें कर रहे हैं। जिस घड़ी की चर्चाएं हो रही हैं जो अनंत अंबानी ने पहनी हुई है, इसकी बाजार में कीमत 15 करोड़ बताई गई है। अलग अलग लोग अलग अलग कीमत कोट कर रहे हैं, लेकिन जो नेट पे सबसे ज्यादा चर्चित कीमत है वो 15 करोड़ है। और जिस ब्रांड की ये घड़ी है उस ब्रांड का नाम रिचर्ड मिले है। रिचर्ड मिले एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। असल मायने में जितनी भी प्रकार की घड़ियां होती हैं, उन घड़ियों में जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित ब्रांड हैं या फिर जिनके पहनने से लग्जरी का एहसास होता है, एहसास क्या, उन्होंने ब्रांड वैल्यू अपनी इतनी बना ली। प्रोडक्ट तो चाहे वो आपको मिल जाएगा ₹1000 में भी, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को पहनाकर अपनी घड़ियों से जो उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर ली। हर आदमी को ना देना, हर आदमी के साथ में मतलब केवल स्टार्स और सेलिब्रिटीज को देना, तो बाकी लोग उसे स्टेटस सिंबल समझ के पहनने लगे। ब्रांडिंग इसी को कहा जाता है ना। जैसे नीरव मोदी किया करता था कि मैं किसी भी पत्थर पर अगर नीरव मोदी लिख दूंगा तो पर फिर तो वो बिकने लगेगा, उसी तरीके से बिकने लगेगा, उतने का ही बन जाएगा। क्योंकि ब्रांडिंग इटसेल्फ दुनिया का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। सस्ते से प्रोडक्ट की अगर जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग करके और उसको महंगे लोगों के साथ में पब्लिसाइज करके अगर बेचा जाए तो फिर वो लोगों का स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो स्विस वॉचेस दुनिया भर के लोगों की स्टेटस सिंबल के रूप में कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो घड़ी है जिसके बारे में हम आज आपसे सेशन में चर्चा कर रहे हैं, ये घड़ी अपने आप में एक ऐसी ही लग्जरियस ब्रांड है। इन घड़ियों में केवल और केवल ये मिले वाली वॉच ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वॉचेस हैं जिनमें से आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये ओमेगा करके कोई इथोस वॉचेस है जो 18 लाख रुपए की। गूगल पर सर्च करिए स्विस वॉच बन करके, तो आपको तमाम प्रकार के मतलब ब्रांड्स दिखाई दे जाएंगे जिनकी कीमत 52 लाख, 8 लाख, 28 लाख, इतनी तरह की। स्विस वॉचेस वर्ल्ड में सबसे महंगी घड़ियों में शुमार की जाती हैं। तभी जब ये एग्रीमेंट हुआ 10 मार्च को, तो दुनिया की हेडिंग बनी, अपने भारत के प्रमुख अखबारों की हेडिंग बनी कि भारत के अंदर अब स्विस वॉचेस सस्ती हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब इतने लाख की, जितने में लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, लग्जरी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आ जाएं, उतने की ये लोग घड़ी बेच दे रहे हैं। और अगर वो सस्ती होती हैं तो लग्जरियस ब्रांड में भारत के अंदर और सस्ते में ये माल बिकने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही स्विस चॉकलेट्स का हाल है। ये बहुत महंगी चॉकलेट्स कंसीडर की जाती हैं, तो इन्होंने क्या किया ना, सस्ते माल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया। तो ये अब मतलब खैर, ये ब्रांड स्टोरी कभी और डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि इन लोगों ने बकायदा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, स्विस वॉचेस के अंदर, इस प्रकार का कार्य किया हुआ है। ठीक है, ईएफटीए अब है क्या, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, सो दैट आपको कंटेक्स्ट तो समझ में आ गया। अब कंटेक्स्ट के साथ साथ अब आज के मुद्दे पर लौटते हैं। देखिए, 4 देश हैं दुनिया के, जिनमें से एक का नाम है स्विट्जरलैंड, एक का नाम है नॉर्वे, एक का नाम है लिंचेस्टाइन और एक का नाम है आइसलैंड। ये 4 देश मिलकर के एक समूह बनाते हैं जिसका नाम है ईएफटीए। ईएफटीए असल में 4 देशों का एक समूह है। जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन होता है 27 देशों का समूह, वैसे ही ईएफटीए 4 देशों का समूह है, और उन 4 देशों का नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ईएफटीए। 4 देशों के समूह से भारत ने कंबाइंड एक प्रकार की एग्रीमेंट की है। अब आप इसको आसान भाषा में और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे
हम बोले नाटो कंट्रीज कि साहब इतने देशों का समूह नाटो समूह है। यूरोपियन यूनियन बोले साहब 27 देशों का समूह यूरोपियन यूनियन कहलाता है। ऐसे ही 4 देश हैं, जैसे अपन आसियान कंट्रीज बोले तो 10 देशों के साथ संयुक्त बैठक आसियान कंट्रीज कहलाती है। ऐसे ही 4 देश यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तमाम विद्यार्थी जो तैयारियों में जुटे हैं वो इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लें कि जो EFTA 4 कंट्रीज का एसोसिएशन है ये परीक्षा उपयोगी है, 4 देशों का समूह है। भारत ने इसके साथ समझौता किया है, ये 4 देश मिलकर भारत के साथ में एग्रीमेंट किए हैं। इस एग्रीमेंट के लिए ये लगभग 16 साल से लगे हुए थे। 2008 में भारत की और इनकी एक साथ बातचीत शुरू हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार करेंगे। अब ये मुक्त व्यापार क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि इन दोनों के साथ में ऐतिहासिक समझौता होते हुए $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की हमको जानकारी प्राप्त हुई है। अब एक प्रकार से यह समझिए कि ये 4 देशों में किस किस का नाम बताया मैंने आपको, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, ये 4 देश भारत के अंदर $100 बिलियन का निवेश करेंगे। $100 बिलियन का निवेश करेंगे जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। अब पहले तो मैं अभी इसका क्रिटिकल एनालिसिस बाद में करूंगा, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या हुआ है। तो हमने पहले क्या बता दिया, $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट हुआ है भारत और इनके बीच में। इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये लोग क्या बेवकूफ हैं क्या, $100 बिलियन हमारे यहां पे खर्चा करेंगे? तो आंसर है कि नहीं साहब, इनको कोई हमने सपने दिखाए होंगे, बिल्कुल दिखाए हैं। हमने इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता किया है। फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ कि आपका अगर कोई सामान हमारे देश में बिकने आएगा तो वो मुक्त व्यापार की श्रेणी में आएगा। अब ये मुक्त व्यापार क्या होता है, देखिए दुनिया का जब भी कोई सामान दूसरे देश में बिकने जाता है तो बॉर्डर पर उस पर एक ड्यूटी लगती है, जिसे आप इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं, कस्टम ड्यूटीज भी उसके पार्ट में आती हैं। हम लोग जब किसी देश के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उस देश के साथ में आयात पर शुल्क हटा देते हैं, कस्टम ड्यूटी हटा देते हैं या उसे कम कर देते हैं, सो दैट उनका सामान हमारे लोगों को सस्ता पड़े। अब आप विचार कीजिए, जब 15 करोड़ की घड़ी का भी देश में खरीदार है तो जब घड़ियां सस्ती हो जाएंगी तो और ज्यादा खरीदार मिलेंगे। देखिए दुनिया अपने आप में यह बात अच्छे से समझती है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर अमीर देशों की श्रेणी देखी जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि खरीदारों में अगर भारत की ताकत देखी जाए तो ऑलरेडी हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भले ही GDP के आधार पर हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन खरीदारों में परचेजिंग पावर पैरिटी में हम तीसरे बड़े नंबर की इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम लोग रखते हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब आप विचार कीजिए, 140 करोड़ की पॉपुलेशन तो पूरा एक बाजार है। वहीं दूसरी ओर ये जो 4 देश हैं इनकी चारों की मिलाकर पॉपुलेशन 1.5 करोड़ भी नहीं है, 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है चारों देशों की मिलकर के। यानी कि कहां 140 करोड़, कहां 1.4 करोड़। आप अंतर देखकर देखिए, 100 गुने का सीधा सीधा अंतर है। ऐसी स्थिति में हम इनके साथ में एग्रीमेंट कर लिए। अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त तरीके से आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि ये 4 देश आकर के, और सुनिए जबरदस्त बात, हम 140 करोड़ लोग मिलकर के अपनी इकोनॉमी को अभी तक 4 ट्रिलियन के नहीं बना पाए हैं। ये 4 देश मात्र 1.3 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 1 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी है। यानी कि ये जबरदस्त अल्ट्रा रिच कंट्रीज हैं। अब इनको पैसे से पैसा बनाना है। आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, जैसे आपको कई बार कहीं पर जमीन खरीदने के लिए जब ब्रोकर समझाता है तो कैसे समझाता है, सर यहां पर आप इन्वेस्ट करिए, आप इन्वेस्ट करेंगे, आपने अगर 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इंडिया में प्लॉट की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, आपका ये प्लॉट आने वाले 5 साल के अंदर 2 करोड़ का हो जाएगा। बोले FD से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, 5 साल में डबल हो गया या फिर 5 साल में ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से सपने बेचे जाते हैं। ऐसे ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, इन पैसे वाले लोगों को सपने बेचे जाते हैं। क्या कि देखिए आप लोग हमारे यहां पर पैसा लगाइए, $100 बिलियन इन्वेस्ट करिए। भारत की ऑलरेडी ग्रोथ रेट 8 के आसपास चल रही है, 8% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। अभी भी 7.6 का आंकड़ा आया है। तो इस स्पीड से जब इंडिया ग्रो कर रहा है तो आपका ये 100 बिलियन 8% के हिसाब से भी ग्रो करता चला गया, तो सोचो सर 10 साल में आप कितना कमा लोगे। ऐसे सपने बेचे जाते हैं, इस तरह से इनसे इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। लेकिन ये बेवकूफ तो नहीं है, ये केवल पैसा लगाएं ऐसा संभव नहीं है। ये अपने पैसे को बड़ा करने के लिए ही हम जैसे देशों में आते हैं। हम जैसे देशों में मतलब हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनकी ग्रोथ रेट बहुत तेज है, जिनकी ग्रोथ रेट में ये पैसा अभी लगाएंगे इनिशियल, जैसे होता है ना कि सर यहां प्लॉट सस्ते हैं लगा दो, यहां पर महंगाई बढ़ने वाली है, या ये शेयर सस्ता है इस पे इन्वेस्ट कर दो, ये महंगा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तर्ज पर भारत के अंदर इन जैसे देश हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करने आते हैं।
अब मैंने आपसे कहा कि इसका क्रिटिकल विश्लेषण भी कर ही देते हैं, चलिए साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देता हूं। ये 4 देश देखिए, एक तरफ आइसलैंड दिख रहा है, एक तरफ आइसलैंड दिख रहा है, नॉर्वे, और क्या बोलते हैं आपको यहां पर स्विट्जरलैंड, और यहां पर लिंचेस्टाइन। अब आपको ना इन चारों देशों की एक बात और बताता हूं, एक फैक्चुअल डेटा याद कर लीजिएगा कि लिंचेस्टाइन डबल लैंडलॉक कंट्री है। कमेंट में बता सकते हैं दुनिया का दूसरा देश ऐसा कौन सा है जो डबल लैंडलॉक है। एक और फैक्चुअल में डेटा आपको यहां दे देता हूं, और वो डेटा ये है कि वर्ल्ड मैप में जब हम दुनिया के देशों को खोजने निकलते हैं तो कई संगठनों में सबसे इंपॉर्टेंट संगठन के रूप में हम यूरोपियन यूनियन को कंसीडर करते हैं। उसमें 27 देश हैं। आप में से कईयों के दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि सर ये यूरोप के अंदर ही तो दिखाई दे रहा है, तो क्या ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है? याद रखिएगा, परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है कि ये जो ईएफटीए कंट्रीज हैं, ईएफटीए के अंदर 4 देश हैं, ये 4 देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। जिस प्रकार से यूके हाल ही में ब्रेक्जिट के माध्यम से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, ये ईएफटीए कंट्री तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ही नहीं है, तो यानी कि ये यूके की तरह ही यूरोपियन यूनियन से बाहर के देश हैं। नंबर 1, तो ये कई परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आने वाले समय में इंपॉर्टेंट है कि डज ईएफटीए इज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन? आंसर इज नो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए कि ये ईएफटीए यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये शेंजेन वीजा का हिस्सा है। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से 27 देश यूरोपियन यूनियन में आते हैं, ऐसे ही 27 देश शेंजेन वीजा में आते हैं। अब ये शेंजेन वीजा क्या है? जैसे किसी देश में जाने के लिए आपको उस देश से इजाजत लेनी पड़ती है कि मे आई कम इन योर कंट्री सर, तो उसको परमिशन को वीजा कहते हैं। वीजा परमिशन इन 27 देशों का एक ही बार में मिल जाता है, जैसे शेंजेन वीजा कहते हैं। मान लीजिए आपको नॉर्वे जाना है, आपने नॉर्वे का वीजा लिया, नॉर्वे के साथ साथ आप 27 देशों का वीजा एक ही बार में ले सकते हो। यानी कि यूरोपियन यूनियन के 24 देश, 23 देश और 4 देश ईएफटीए वाले 27 देश मिलकर के एक ही बार में शेंजेन वीजा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो विदेश यात्राओं पर कर रहे होते हैं। चौथा फैक्ट जान लीजिए। चौथा फैक्ट क्या है कि वो कौन से देश हैं यूरोपियन यूनियन के जो शेंजेन वीजा का हिस्सा नहीं है। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद कर लीजिएगा। 4 देश कौन कौन से? साइप्रस है, आयरलैंड है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। ये वो 4 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन मेंबर तो हैं लेकिन शेंजेन वीजा मेंबर नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरा, यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश हैं। नंबर तीसरा, ईएफटीए क्या यूरोपियन यूनियन कंट्री है? नहीं है। तो क्या ईएफटीए यूरोपियन यूनियन ना होकर शेंजेन वीजा वाली कंट्री है? यस। तो ईएफटीए कुछ मामलों में यूरोपियन यूनियन से अपने हिसाब के लाभ ले लेती है। इतनी बात समझ में आ गई। इनसे हमने क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये लोग हमारे साथ व्यापार करते समय हमको कम टैक्स पे करेंगे आने वाले समय में। इनके यहां से हमको क्या लालच मिला है? लालच मिला है कि ये लोग हमारे यहां पर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे वी आर वेरी मच डिलाइटेड। हम खुश क्यों हैं? क्योंकि साहब हमारे पास पैसा आ रहा है। इस पैसे की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई चिंता की बात भी है? बिल्कुल है। क्या चिंता की बात है भाई? आप ये सोचकर देखिए कि ये उद्योग धंधे वाले विकसित राष्ट्र हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन सब में सबसे बड़ा स्विट्जरलैंड है, सबसे पावरफुल कंट्री। स्विट्जरलैंड जैसा देश अगर भारत में निवेश करने आया तो उसको करना क्या है? एक और फैक्ट्री लगानी है, मुनाफा कमा के तो वो और अमीर हो जाएगा। यहां पे हमारा जैसा मार्केट जो उसे मिलेगा तो यहां पर बड़ी संख्या में सामान बेचेगा और बेच करके लाभ कमाएगा। तो एक प्रकार से ये अमीर देश भारत जैसे बाजार के लिए लालायित रहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर यूके भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही लेगा। कल मोदी जी का एक ट्वीट आया था, उससे उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है आजकल में कोई सूचना आ जाए। ठीक है, कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि इन लोगों के लिए भारत एक बहुत संभावनाओं का बाजार है और ये यहां आकर के व्यापार में हमसे लाभ लेना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सर एक बात बताइए, इनके साथ जब हम लोग व्यापार करते हैं तो फायदा होता है कि नुकसान होता है? चलिए उसका भी क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि इस बात पर यह खुश होना कि भाई साहब मजा कर दिया, गर्दा उड़ा दिया, ऐसा है कि नहीं है, यह समझ में आना चाहिए। देखिए ईएफटीए कंट्रीज हैं, लेकिन इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसे टेपा एग्रीमेंट के नाम से जाना जा रहा है। तो इसे ना याद कर लेना, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नाम है इस टेपा एग्रीमेंट का हिस्टोरिक इंडिया ईएफटीए ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी टेपा, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। इसे याद कर लेना भाई, ये ईएफटीए देशों का नाम है, एग्रीमेंट का नाम टेपा एग्रीमेंट है। हो सकता है भविष्य में आपसे यह पूछा जाए कि ये
टेपा एग्रीमेंट क्या है? ठीक है, पीयूष गोयल जी इस बारे में अपनी तरफ से टेपा की और एक परिभाषा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ट्रस्ट एंड एफिशिएंट पार्टनरशिप विद अकाउंटेबिलिटी। हम जिम्मेदारी के साथ में ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी जो वाणिज्य मंत्री हैं अत्यधिक खुश हैं इस करने के बाद में कि साहब हम तो गर्दा ढा दिए, मजा कर दिए, हमने गजब का काम कर दिया। लेकिन आइए इसका एक बार के लिए क्रिटिकल एनालिसिस और भी कर लेते हैं। देखिए इसमें 14 अध्याय हैं इस डील के अंदर। इसमें हम लोग व्यापार, उत्पत्ति के नियम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेवाओं में व्यापार, इंडिया दुनिया को क्या आसानी से बेच सकता है, हम उद्योग धंधों में इनसे पीछे हैं, हम इनको क्या बेच सकते हैं। नंबर एक, हमारे यहाँ की लेबर बेच सकते हैं स्किल्ड के नाम पर। हमारे यहाँ पर बहुत सारे आईआईटीज हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो हो सकता है कि दुनिया में आने वाले समय में जब हम सेवाओं की व्यापार की बात करें तो जैसे इजराइल में, ताइवान में, अमेरिका में या गल्फ कंट्रीज में अपने लोग भेजते हैं, ऐसे इनको भी भेज देंगे आने वाले समय में। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमें फायदा क्या हो रहा है कि इनके यहां से पैसा हमारे पास आएगा $100 बिलियन। लेकिन इसमें एक तरफा प्यार नहीं है, दो तरफा प्यार है। इन्वेस्टमेंट आएंगे तो ये लोग कमा के भी जाएंगे यहां से, यहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो मुनाफा भी तो ये कमाएंगे। मुनाफा कमाएंगे उसके बारे में हमको नहीं बताया जा रहा है। पता लगने के लिए आपको व्यापार के बारे में जानकारी ये हो कि ये आज से नहीं है, तब से पीछे पड़ रहे हैं ये लोग हमारे के साथ, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो। तो क्या हमने 100% इनके साथ ऐसा एग्रीमेंट कर दिया है क्या कि ये लोग अपने यहां पर जो भी प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में आकर डंप कर जाएंगे? नहीं, हमने इनके साथ 80 से 85% के बीच में, कुछ कई जगह लिखा हुआ है 85 से 88% के बीच में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। हर चीज में हमने इनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। यानी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम तो है लेकिन ये 100% फ्री ट्रेड नहीं है। भारत ने ये समझदारी दिखाते हुए कि साहब देखो, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर हम आपके यहां से सारा की सारा सामान नहीं मंगा सकते, अगर मंगा लिया तो हमारा अपना व्यापार मर जाएगा, हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो मर जाएंगी। ऐसी स्थिति में भारत ने बड़ा ही सेलेक्टिव तरीके से कि इनके 80 से 85% सामान को हम फ्री ट्रेड में मांगेंगे और अपने यहां के 99% गुड्स को वहां पर जब बेचने जाएंगे तो वहां पर आसानी से बिना किसी भी ट्रेड बैरियर के बेच पाएंगे। अब आपके दिमाग में बात में सवाल आएगा, भारत इनको क्या बेचेगा? ले दे के क्या पहले बेचते थे? हम लोग मसाले बेच सकते हैं, हम लोग अनाज बेच सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से जैम्स बेच सकते हैं, स्टोन्स बेच सकते हैं इनको। इसके अलावा और फार्मास्यूटिकल के अंदर जो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से मंगाते हैं उनको दवाई में जेनरिक बदल करके इनको दवाई बेच सकते हैं। ये चार ही चीजें हैं जिनकी वजह से हम इनके साथ एग्रीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमसे 2008 से ये बात की हुई थी कि सर FTA कर लो, EFT हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। भारत फाइनली इनके साथ करने में कामयाब हुआ है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में सहमति किस आधार पर बनी होगी? तो क्या भारत ने घाटा खा लिया है क्या? तो इसका अभी कहना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। क्यों? क्योंकि भारत ने 100% FTA नहीं किया है, हर चीज को फ्री में नहीं आने दे रहा है, हर चीज को मतलब एक तरह से बॉर्डर से यों की यों नहीं घुसने देगा कि ले तेरे मन में आया हमारे यहाँ पे डंप कर जा, ऐसे नहीं किया है। हमने कुछ प्रोडक्ट्स पर किया है, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे किया है, कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों को भी विन विन सिचुएशन लग रही होगी। निश्चित ही लगेगी भाई, क्योंकि इन देशों को तो यह फायदा हो ही गया ना कि यार कल को इंडिया जैसा बड़ा मार्केट हमें मिलेगा तो पैसा ही पैसा होगा, तो पैसा ही पैसा होगा, यह बात भी समझनी चाहिए। भारत सरकार इसको अलग तरह से सेलिब्रेट कर रही है। भारत सरकार कह रही है कि $100 बिलियन मिला है, लेकिन यह भी पता चले कि यह 15 साल में मिला है। 15 साल के अंदर $100 बिलियन की वैल्यू क्या रह जाएगी? इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस और भी बनता है, और वो क्या है? ये 2008 से लग रहे थे। आप ये देखिए, पहली बार इनके साथ नेगोशिएशन 2008 में हुआ था, 16 साल बाद जाके एग्जीक्यूशन हुआ है। 2008 में भी तुम $100 बिलियन की बात कर रहे थे, आज भी 100 बिलियन की बात कर रहे हो, 15 साल तक भी तुम 100 बिलियन ही लगाओगे। तो भाई तुमने बेवकूफ समझ लिया है क्या? दुनिया में 5-6 साल में तो रुपये डबल हो जाता है। टेक्निकली इंडिया को फायदा तब क्या होता जब ये हमारे पास में कम से कम 250 से 300 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए होते कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कम समय में करेंगे। 15 साल के लिए अगर $100 बिलियन है तो क्या है? मतलब ये वो वाली बात है कि 8-10 बिलियन डॉलर अगर आप 8 बिलियन 15 हाँ ठीक है ना, तो $8 बिलियन के आसपास अगर एक साल में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत को इससे अति उत्साह की आवश्यकता नहीं है, बट सरकार को इस बात का प्रचार करना है कि भाई उन्होंने बड़ा काम कर दिया है, 18 साल 16 साल से नहीं हुआ था वो काम कर दिया है। तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों के अंदर रोजगार के लिए वो मिलेगा। अब इसमें मेजर टेक अवे क्या हो सकता है कि क्या रोजगार के लिए फिर हमने अपनी जगह दे दी इन लोगों को? क्या इनके लिए हमने अपने आप को बाजार बना लिया? तो इसके दो पहलू हैं।
जब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हमारे देश में आता है, जिसे आप एफडीआई कहते हैं, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ही मेक इन इंडिया का जो सपना है वो पूरा होता है। मेक इन इंडिया से भारत को फायदे क्या होते हैं कि दुनिया के बड़े ब्रांड्स इजीली एंट्री तो करते हैं, लेकिन भारत उनकी नकल कर लेता है। दुनिया ने ऐसे ही तरक्की की है। दुनिया में चाहे अमेरिका के बाद में कोई सा भी देश रहो, इवन अमेरिका के अंदर भी यही हाल है कि आपके पास पैसा है, जाके निवेश कर दो, पैसा कमा लो वहां जाकर के। तो ऐसे दुनिया के देश अपने यहां पर निवेश करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं और खुद वहां से कुछ चीजें सीख जाते हैं। चाहे हम अमेरिका के बाद में चाइना की बात करें, जापान की बात करें, आसियान कंट्रीज की बात करें, दुनिया ने तरक्की का तरीका यही निकाल रखा है कि एक बार बड़े ब्रांड को बुला लो, फिर लोग उसी काम को सीख जाएंगे और करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़े स्केल पर होने वाला काम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिलेगा। भारत के अंदर लोग सीख जाएंगे कि चीजें कैसे बनती हैं। अब जैसे एप्पल एक समय पर बाहर से बन के आता था, अब इंडिया में बनने लगा है, तो भारतीयों के अंदर भी ना एक भाव आ गया कि अब तो इंडिया में ही बन रहा है यार, इसको इतना पैसा क्यों देना, वो वाली बात की फीलिंग सी आ जाती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होगा, भारत सरकार इस बात को इस प्रकार से लेकर के चल रही है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइल है जो आपको पता चलनी चाहिए, हिंदुस्तान टाइम्स से हमने ली है। आप इसको देखें कि भारत ऑलरेडी 2023 में इन 4 देशों के साथ व्यापार करके $18 बिलियन के घाटे में रहा है। यानी $18 बिलियन का हमें घाटा हुआ है। वन साइडेड प्यार था हमारा ये, यानी कि इन लोगों को तो हमारे यहां सामान बेचने का ही मौका मिलता है, हम ऑलरेडी इनके लिए बाजार थे। तो इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या ये घाटा और नहीं बढ़ जाएगा क्या, ये समझने वाली बात है। $18 बिलियन का सामान हमारे पास में आ गया, हम लोगों ने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, $18 बिलियन हमने अपने पास में अपनी जेब से इनको दे दिए। तो अगर ये लोग हमारे यहाँ $100 बिलियन लगा भी दे रहे हैं, तो ये तो जो मुनाफा कमा रहे हैं वही हमारे यहाँ इन्वेस्ट करके भविष्य में और कमाएंगे, वैसी वाली बात हो गई। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझने की आवश्यकता है। इसमें भारत के इंपोर्ट बिल ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है। भारत अपनी तरफ से बहुत ही कम चीजें इनके यहां पर बेचता है, लेकिन इनके यहां से मंगाने के नाम पर हम लोग इनके यहां से ऑर्गेनिक केमिकल्स ये तो हम बेचते हैं। इनके यहां से सोना, घड़ियां, शिप, बोट, ये महंगे जो गुड्स है ना, वो हम यहां से मंगाते हैं। दोनों देश अपनी अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। इंडिया मान रहा है कि EFTA करके हम स्विट्जरलैंड के साथ में मतलब अपनी भागीदारी को और बढ़ाएंगे। आने वाले समय में हमारी तरफ से इनके जो गुड्स हैं उन पर हम टैक्सेशन को घटाते हुए लेकर के आएंगे। तो भारत में गोल्ड के ऊपर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। इनकी तरफ से गोल्ड अगर आएगा तो हम उस पर प्रॉपर टैक्स लगाएंगे। इसी के साथ साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मतलब अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे सोने पर हमने कोई राहत इनको नहीं दी है, कुछ एक चीजों के ऊपर इनको राहत दी गई है। जैसे कि भारत ने 7 से 10 वर्षों के लिए स्विस उत्पादों के ऊपर से शुल्क हटाने का फैसला किया है कि ये यदि हमारे देश में बेचते हैं, जैसे टूना और सेल्समैन जैसे समुद्री भोजन है, कॉफी कैप्सूल है, कॉड लीवर है, जैतून तेल है, स्मार्टफोन है, साइकिल के पुर्जे हैं, ऐसी चीजें भारत में अब सस्ते होकर के मिल जाएंगी। स्विस की जो दारू आती है ना, वो भी अब सस्ती मिलने लगेगी आने वाले समय के अंदर। हाँ, ये देख लो, 80 से 85% ही हमने इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, 100% फ्री ट्रेड नहीं है। और साथ में भारत का 99% गुड्स इंक्लूडिंग राइस अब यहां पर आसानी से बिकने चला जाएगा। ठीक है, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, 15 साल के लिए है, तो मैंने पूरा एनालिसिस कर ही दिया है। अच्छा, क्या तुरंत रूप से सस्ती हो जाएंगी? नहीं, आने वाले 7 से 10 साल के अंदर इनकी ट्रेड में धीरे धीरे वो मतलब टैक्सेस हटेंगे, 15 से 20% तक घड़ियों पर टैक्स हटेगा, तो घड़ियां आने वाले समय में सस्ती मिलेंगी। डन हो गया, समझ में आ गया। सेशन को साझा कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप में से ये अपनी पाठशाला का एल्गोरिदम दिखा रहा हूं, अपनी पाठशाला पे 45% मेरे लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कर लेना, माननीय आपसे गुजारिश है। दूसरा, अपनी पाठशाला का जो अपनी पाठशाला PCS यूट्यूब चैनल है, उस पर निरंतर BPSC और UPPCS की क्लासेस चल रही हैं, और RO ARO के लिए जो परीक्षा भी स्थगित हुई है, उसके लिए हमने अपनी पाठशाला पर नया बैच लॉन्च कर दिया है। जाकर परचेज कर सकते हैं। 2499 रुपए में कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, शून्य से शिखर तक की यात्रा है। कंप्लीट क्लासेस 450 घंटे के अंदर लाइव दी जाएंगी। बाद में देखना चाहो तो रिकॉर्डेड देख लेना, मल्टीपल टाइम आप उन क्लासेस को देख सकते हो, परीक्षा जब तक नहीं हो जाती है, वैलिडिटी रहती है। कहां से मिलेगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से मिलेगा, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और याद रखिएगा, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जैसे ही आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा या टेक्स्ट मैसेज आएगा, जहां से पेमेंट करने के बाद ही आप अपना कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। एप्लीकेशन से डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि गूगल ने पेमेंट्स पर रोक लगाई हुई है, वाया लिंक पेमेंट हो रहा है। तो आप कृपया करके इस तरह का ध्यान दें, ठीक है।
इसी प्रकार से अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम हमारा चैनल एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, यहां पर क्लासेस चल रही हैं, कृपया करके यहां रेगुलर क्लासेस देखने पहुंचे। वनडे एग्जाम के लिए फाउंडेशन क्लासेस टीचर्स द्वारा ली जा रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप में से कोई साथी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो बीपीएससी के लिए भी हमारे द्वारा निरंतर अपनी पाठशाला पीसीएस पर क्लासेस ली जा रही हैं, आप जाकर उनका लाभ लें। आप में से कोई भी साथी मेरे 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो हमारे हैंड रिटन नोट्स मात्र 1999 में आपके घर पर कुरियर के साथ उपलब्ध हैं, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है साहब, समय शुभ हो, धन्यवाद।